मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि आइंस्टीन ने ड्वेल नेचर ऑफ लाइट यहाँ पे दिया था। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट के अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव और पार्टिकल में अंतर क्या होता है? अगर हम वेव और पार्टिकल में यहाँ पे अंतर ढूंढें तो वेव क्या होती है और पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो पार्टिकल हर उस चीज को आप कह सकते हैं जिसकी लोकेशन फिक्स्ड है, जिसकी लोकेशन आपकी फिक्स्ड है, या यूं कह लीजिए ये लोकलाइज्ड है। तो जो भी आप अपनी आंखों से चीज देख रहे हो, कोई किताब पढ़ी है, कोई टेबल है, चेयर है, पंखा है, एसी है, उनकी लोकेशन फिक्स है, तो वो क्या हो गया? पार्टिकल नेचर। और दूसरा होता है वेव नेचर, जिसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती, नो फिक्स लोकेशन, नो फिक्स्ड लोकेशन। और नो फिक्स लोकेशन, जिसकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, उसे हम बोलते हैं डी लोकलाइज्ड। अब डी लोकलाइज यहाँ पे क्या हो सकती है? कोई भी एनर्जी, जैसे लाइट की इस कमरे में पोजीशन फिक्स नहीं है, साउंड एनर्जी है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डी लोकलाइज्ड। तो लाइट के अंदर दोनों कैरेक्टर हैं। वेव नेचर है, वेव नेचर क्यों है? क्योंकि इसकी लोकेशन ही फिक्स नहीं है। और इसको अगर हम वेव नेचर को चेक करना चाहें तो हमारे पास तीन एक्सपेरिमेंट है: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक लाइट रे होगी जो इसको टच करती हुई जा रही होगी, जस्ट यहाँ से इसको टच करती हुई यहाँ से निकल के जा रही होगी, तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपके हाथ में, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, और वहां से कोई भी चीज उससे टच करती हुई जा रही है, बस सिर्फ टच करती हुई। जैसे पेन है, पेन के सरफेस को टच करती हुई कोई लाइट जा रही है, तो उसको क्या है, वो क्या होगा? वो सीधी नहीं रहेगी। मीडियम में तो वो चेंज आया नहीं, मीडियम की डेंसिटी तो सेम है, तो वो क्या हो गया? लाइन अपने, मतलब लाइट जो है अपने पाथ से बेंड हो गई। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। तो जो भी पार्टिकल, जो भी लाइट आपके, जैसे ये कोई गोल ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लाइट बिल्कुल कोई टच करती हुई इसको जा रही है, तो वो कभी सीधी नहीं जाएगी, वो आगे जाके हल्की सी बेंड हो जाएगी, बाहर की तरफ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। क्लियर है? पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर को यहाँ पे साबित करने के लिए तीन एक्सपेरिमेंट हो गए, नंबर फर्स्ट, नंबर टू और ये नंबर थ्री। और ऐसे ही यहाँ पे पार्टिकल नेचर को साबित करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और नंबर टू है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है ये बात? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होते हैं, इनको समझते हैं। देखिए, ये एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी चारों तरफ से रेडिएशंस को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट भी करेगी। तो अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, अगर मैं इसको एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लेता हूँ, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी यहाँ पे इसको बोल देता हूँ, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करेगी? जितने रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगी उतने ही एमिट भी कर देगी उसी समय। तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर तो कभी बढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को, ये परफेक्ट एब्जॉर्बर्स होते हैं, परफेक्ट एमिटर्स होते हैं, लेकिन क्या ये परफेक्ट हो सकते हैं? अगर लाइट रे कंटिन्यूस आ रही है यहाँ पे, इधर से इधर से, इनके कलर डिफरेंट है, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, वेवलेंथ डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे एक डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, इससे 100 जूल एनर्जी इसके अंदर आ गई। और यही एनर्जी जब बाद में एमिट होगी इसके अंदर से, तो ये डिसकंटिन्यूसली होगी। एनर्जी डिसकंटिन्यूस आएगी और कंटिन्यूस यहाँ पे डिसकंटिन्यूस जाएगी। अगर आप इसे साबित करते हैं कि ये कंटिन्यूस आ रही है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूस एनर्जी छोड़ रहे हैं, तो एनर्जी का एक्युमुलेशन तो होना ही नहीं चाहिए। किसी भी गर्म किसी भी काली चीज को उठा के आप अगर रख देते हैं धूप में, तो वो गर्म होती है, नहीं होती है, लेकिन उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अगर आप उसके अंदर से रेडिएशन काट दें, छांव में रख दें, तो वो उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। रीजन क्या है? वहां पे इसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा? रेडिएशंस निकलेंगे। अब समझिए,
जो रेडिएशन निकल रहे हैं उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? फ्रीक्वेंसी के। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे पूरी ब्लैक बॉडी का जहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वहां पे ये वाला रेडिएशन निकलेगा जो वायलेट कलर का दिखेगा, और जहाँ सबसे लो टेम्परेचर होगा वहां पे आपका रेड कलर का रेडिएशन दिखेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? ये आपके लेमडा के। अब एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब पूरी बॉडी का क्या टेम्परेचर यूनिफॉर्म है? पॉसिबल नहीं भी हो सकता। और यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर है, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर अलग है और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, तो जो एमिशंस होंगे यहाँ से वो अलग अलग टेम्परेचर के होंगे, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट हो गई टेम्परेचर के साथ। एनर्जी डिफरेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी अलग एमिट होगी, और फ्रीक्वेंसी होगी तो लैम्डा भी उसका अलग होगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो एमिशंस हैं वो आपके अगर लगातार हो रहे हैं, एनर्जी अगर लगातार आ रही है, तो इसके अंदर एक्युमुलेशन होने का चांस ही नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी आपकी आ रही है डिसकंटिन्यूसली, मान लेते हैं एनर्जी आपकी डिसकंटिन्यूसली आ रही है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, और एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ही जा रही है आपकी, तो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में अगर ये जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी नहीं होगी हर बार टेम्परेचर के हिसाब से? भाई टेम्परेचर बदलेगा, एनर्जी बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कितने आपके एमिशंस हो रहे हैं पर सेकेंड, फोटॉन्स ऐसे मान लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जब चेंज होगी तो अलग अलग एनर्जी आपकी रेडिएट होगी। 100 जूल एनर्जी आई, एक जगह से निकल गई मान लीजिए 40 जूल, दूसरी जगह से निकल गई मान लेते हैं 30 जूल, और तीसरी जगह से निकल गई मान लीजिए बैलेंस। तो अलग अलग टेम्परेचर था, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग लाइट आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको डिसकंटिन्यूसली आ रही है और डिसकंटिन्यूसली जा रही है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्युमुलेशन तो हो सकता है ना, क्योंकि एमिशन तो टेम्परेचर बेस्ड हो रहा है। ये एमिशन किस में लिखा है? एमिटेड रेडिएशन इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसका ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर मैं इसको छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में समझाऊं, जी यहाँ पे आपके 100 पैकेट आए और धीरे धीरे करके यहाँ पे एक तरफ से 50 पैकेट निकल गए, 40 निकल गए, 1 से 30 निकल गए, एक तरफ से 20 निकल गए, तो थोड़ी थोड़ी देर तो सब रुके होंगे ना, क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी और एमिशन तो अलग है। कोई 50 पैकेट पर सेकेंड फेंक रहा है, कोई 30 पैकेट फेंक रहा है, कोई 40 फेंक रहा है, तो ऐसे करके वेरिएशन आएगा, तो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन यहाँ पे होगा। तो अब ये आप कैसे समझा पा रहे हो कि एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है? पार्टिकल नेचर से। जब आप लाइट को, फोटोन को एक पार्टिकल मान रहे हो, अगर आप ये कहते हैं कि ये लाइट कंटिन्यूअस आ रही है तो आप समझा ही नहीं पाते ये बात, राइट? तो इसमें हमें कोई बहुत डिटेल में नहीं करना, कोई हमसे पूछेगा नहीं, फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ लेना। यहाँ बस आपसे इतनी बात पूछेंगे कि पार्टिकल नेचर को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये दो एक्सपेरिमेंट याद कर लीजिए। एक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी जो आ रही है वो कंटिन्यूअस आती, तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे, लेकिन ये तो डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे तो अंतर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप आ रहा है। गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि एनर्जी पैकेट्स के बीच में गैप है। तो वही गैप यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ तो समझा पा रहे हैं। अब ये कहे जी नहीं जी एनर्जी तो कंटिन्यूअस आ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके निकल रहे हैं, लेकिन वो तो फिर आप नहीं समझा पाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि डिसकंटिन्यूटी अगर आने की एनर्जी में है तो जाने वाले एमिशंस जो हो रहे हैं वो भी डिसकंटिन्यूअस होंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो एक्सपेरिमेंट है जो लाइट की कंटिन्यूटी के हिसाब से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बल्कि लाइट डिसकंटिन्यूअस है, पार्टिकल फॉर्म में है। तो ये बात यहाँ पे समझाई जा सकती है। फोटोन को एक पार्टिकल कंसिडर यहाँ पे किया गया। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर्स हैं, दो एक्सपेरिमेंट है जो ही समझाते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है तो मान लो पोटेशियम मेटल है, यहाँ पे लाइट रेड कलर की आ रही है या ग्रीन कलर की, और ये ब्लू कलर की, सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको एनर्जी कौन देगा और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन कौन करेगा? अब देखो, इसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, इसकी 550 है, और इसकी कितनी है? 400। तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है, अभी पीछे पढ़ा था हमने, पीछे एक फॉर्मूला लिखा था ये वाला, लेमडा और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होनी चाहिए? जिसका लेमडा सबसे छोटा है, और ये देखो ये एनर्जी का अमाउंट है, और जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ी है उसकी एनर्जी की अमाउंट देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो समझ में आ रहा है ये बात? तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए सबसे बढ़िया कौन सी लाइट है? वायलेट, सबसे ज्यादा एनर्जी देगी क्योंकि लेमडा सबसे छोटा है।
ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रोगली रिलेशनशिप। डी ब्रोगली ने कहा, जब आइंस्टीन की बात यहाँ पे मान ली हमने कि भाई ड्वेल नेचर होता है मैटर के अंदर, मतलब वो लाइट के अंदर आपका ड्वेल नेचर होता है, तो उन्होंने कहा भाई ये बात हम मैटर पे क्यों नहीं लगा सकते। जब लाइट का ड्वेल नेचर हो सकता है, ड्वेल नेचर को साबित करने के लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ लिए, तीन ये रहे, पार्टिकल के दो है, तो उन्होंने कहा भाई मैटर के अंदर भी ड्वेल कैरेक्टर हो सकता है। तो लुइस डी ब्रोली इन 1924, आज से 100 साल पुरानी बात है, एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ फोटॉन्स टू मटेरियल पार्टिकल। तो उन्होंने फोटॉन्स का जो आइडिया आइंस्टीन ने दिया था वो मटेरियल पार्टिकल पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगाया, और ये कहा कि मैटर हैज आल्सो ड्वेल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। कम्युनिटी जो साइंटिस्ट की थी उन्होंने क्वेश्चन किया इनसे कि भाई फिर ऐसी आप कह रहे हो मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड होगी, तो उसे क्या कहेंगे। तो इन्होंने कहा एनी पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी सी, खड़ा नहीं होना चाहिए। पार्टिकल रुका हुआ है तो उसके अंदर क्या है, 100% पार्टिकल नेचर है, लेकिन पार्टिकल चलना शुरू हो गया तो उसके अंदर वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होंगे। इन्होंने ये कहा, इसीलिए कहा कोई भी पार्टिकल जिसका मास है में वेलोसिटी भी है, और अगर उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, और उस वेव का नाम इन्होंने दिया क्या, मैटर वेव। समझ में आ गया। तो मैटर वेव इन्होंने यहाँ पे कहा था किसी भी पार्टिकल जिसका मास m है और वेलोसिटी आपकी v है। और तब साइंटिस्ट ने ये पूछा भाई इस मैटर वेव को आपने बता दिया कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें। उसकी वेवलेंथ करने के कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने ये यहाँ पे डेरिवेशन दिया। फोटोन को इन्होंने एक पार्टिकल भी माना और वेव भी माना, क्योंकि फोटोन लाइट के होते हैं, लाइट एक वेव भी है, पार्टिकल भी है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन दो नेचर हो गए। तो अब आइंस्टीन के हिसाब से अगर पार्टिकल नेचर मान के चले तो उन्हीं की इक्वेशन मदद करेगी, और अगर वेव नेचर आप मान के चल रहे हो तो यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मदद करेगी एनर्जी कैलकुलेट करने में एक फोटोन की। तो यहाँ पे इन्होंने E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों E को बराबर रख दिया। अब आपको पता है न्यू क्या होता है, सी बाय लेमडा, है ना। V इक्वल टू एफ लेमडा आपको पढ़ाया था, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताया था ना कि V इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो V को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, और फ्रीक्वेंसी को न्यू लिख दिया, और यहाँ पे रैम दिया लेमडा। तो यहाँ पे अगर न्यू को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाऊंगा तो क्या आएगा, C बाय लेमडा आएगा, नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये क्या किया, इसकी जगह मैंने C बाय लेमडा लिख दिया न्यू की जगह, फ्रीक्वेंसी की जगह। C से C कैंसिल हुआ, क्या बचा, MC अपॉन H अपॉन लेमडा। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। आप MC को इधर ले गए, मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट को, और लेमडा यहाँ ले गए, तो ये रिलेशनशिप आ गया, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग फोटोन। तो फोटोन का उन्होंने पार्टिकल नेचर, मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे लेमडा क्या है, वेव नेचर। भाई पार्टिकल का ही तो मास होगा, वेव का तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक वेव की होगी, मास तो नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई अब डेली लाइफ में हर पार्टिकल तो लाइट की स्पीड से नहीं भाग सकता, तो उन्होंने C को किससे रिप्लेस कर दिया, V से। अब कोई भी मास m अगर v स्पीड से चल रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है जिसकी वेवलेंथ आप ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये वेवलेंथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं ना मोमेंटम के भी, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो लेमडा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, h अपॉन p, है ना। p मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h बाय एम वी, इसे डी ब्रोली रिलेशनशिप कहा गया। लेमडा यहाँ पे क्या है, डी ब्रोली वेवलेंथ, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, और v है वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। अब यूनिट का सिंक्रोनाइजेशन आपने देखना होगा, SI यूनिट में है तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या लेना है, मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन की, भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज वेव नेचर, और m इंटू वी या m क्या है, पार्टिकल नेचर। तो ये इंटर रिलेट कर रहा है वेव नेचर और मूविंग पार्टिकल विद पार्टिकल नेचर। इस फॉर्मूले को आप h अपॉन पी भी लिख सकते हो, h अपॉन पी भी आपने लिख दिया है यहाँ पे। तो ये सिर्फ जो है ये वेव नेचर को पार्टिकल नेचर से इंटर रिलेट कर रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से। बट इसकी डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, तो डेली लाइफ में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, कार है, बस है, ट्रक है, उसका तो मास बहुत ज्यादा है,
इवन क्रिकेट बॉल भी अगर हम ले लें तो उसको भी अगर फुल ब्लडेड शॉट मार दें स्टेडियम के बाहर, क्या वेलोसिटी होगी उस बॉल की, लेकिन तो भी उसका मास इतना ज़्यादा है कि ये लैम्डा बहुत छोटा आएगा जो उसके साथ एसोसिएटेड है, जो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। प्रैक्टिकली उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली पन्ने पे आप कैलकुलेट कर लोगे, तो फिर भाई कहाँ ये काम आएगा। तो नो सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, आपसे पूछें जी सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली की, तो आप ये लिखोगे। और अगर डेली लाइफ में पूछते हैं तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एज वी कम अपॉन अक्रॉस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल जिनका मास बहुत ज्यादा है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मतलब है हैवी ऑब्जेक्ट्स जिनका मास बहुत ज्यादा है। तो हैवी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन चल तो ये भी रहे हैं, इनके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, लेकिन लेम्डा की वैल्यू बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो अब ये काम कहाँ आएगा, जिसका मास बहुत कम है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे आ जाइए, कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वहां पे आपको लेम्डा बड़ा मिलेगा और वो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है भाई, ये डुअल नेचर चलो डी ब्रोगली ने कह दिया, मान लिया, तो बाद में बहुत साल बाद जब ये साबित हो गया तो एक चीज आई जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो जिसका सुपर हाई मैग्निफिकेशन होता है, सुपर हाई मैग्निफिकेशन। क्योंकि पहले, इससे पहले तो हम ये जानते थे कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपैरेटस है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ये सुपर हाई रेजोल्यूशन की वजह से हम ये जान पाए कि अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर भी वो फोल्डेड है, उसकी वॉल, इनर वॉल, और उसमें टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर ऑक्सीजोन होते हैं। इतना अंदर तक हम देख पाए कि एंजाइम, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता कैसा है, कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को कंबस्ट करता है। तो वो किसकी वजह से हो पाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये डुअल नेचर पे बेस्ड है। समझ में आ रहा है इतना? ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि डी ब्रोगली ने अगर ये कह दिया भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल ऑफ वेव नेचर होता है, अगर पार्टिकल नेचर होता तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलता, फिक्स सर्कुलर पाथ में ना, गोलाकार फिक्स सर्कुलर पाथ, लेके अब ये कैसे चलेगा, वेव फॉर्म, सर्कुलर तो है बट वेव फॉर्म में चलेगा इलेक्ट्रॉन। और आप देख सकते हैं मैंने स्टैंडिंग वेव यहाँ पे बना दी है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब आप क्या कह सकते हैं भाई, अब क्या आप लोकेशन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, ये रही, ये रेडियस है, नहीं, इलेक्ट्रॉन आपके पास भी हो सकता है और आपसे दूर भी हो सकता है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं है बल्कि एक रीजन है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है। क्लियर है? तो ये एक चेंजेस आ गए। अब अभी तक जितनी कहानी थी डी ब्रोगली की सारी पन्ने पे थी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं। ऑन पेपर उन्होंने मैटर वेव की यहाँ पे वेवलेंथ आपको दिखा दी भाई इतनी होती है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो डी ब्रोगली के सामने जब साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कहा भाई अगर इनकी बात सही है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया जाए, तो सबसे पहले वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा। हम जानते थे पुराने एक्सपेरिमेंट्स में कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तभी तो पिनव्हील को घुमा पा रहा है, तभी उसको हीट अप कर पा रहा है। कैथोड रेज में उसको पार्टिकल नेचर हमने बोला, एक पार्टिकल की तरह माना, लेकिन वेव नेचर तो एकदम नई बात हो गई। तो डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे प्रूफ किया कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसे वेरीफाई किया कि हाँ भाई डी ब्रोगली सही थे। किया क्या इन्होंने, समझिए, इन्होंने एक क्रिस्टल की ग्रेटिंग ली जिसमें निकल क्रिस्टल था, ये नीचे लिखा भी हुआ है, एक और डायग्राम मैंने बनाया है, निकल क्रिस्टल है, मैंने एटम्स दिखा रखे हैं इसके, इसे कहते हैं निकल ग्रेटिंग। ग्रेटिंग मींस अंदर का आपको पता है क्या सिस्टम या क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। अब आप इसमें से सबसे पहले एक्स रेज पास करोगे, क्योंकि एक्स रेज में क्या होता है, वेव नेचर होता है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स रेज निकलेंगी वो एटम के बिल्कुल टकराती हुई जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी। डिफ्रैक्ट हो जाएगी तो एक डिफ्रैक्टिंग पैटर्न मिलेगा, देखिए बिखर गई एक्स रेज। और यहाँ पे जो पैटर्न मिला, हमें फोटोग्राफ किया तो उसको ये मिला कंसेंट्रिक रिंग्स, सेंटर कॉमन है लेकिन रिंग्स बहुत सारी हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स पैटर्न आपको मिला। ये लिखा भी हो जाए यहाँ पे, डिफ्रैक्शन रिंग्स या कंसेंट्रिक रिंग्स होती है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही पास किया जाए और वो भी ऐसा पैटर्न दे दे तो हम मान लेंगे उसमें वेव नेचर है। अब अगर उसमें वेव नेचर है, डिफ्रैक्शन तो तभी होगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन किसमें पढ़ा है आपने, अगर आप पीछे जाओ तो डिफ्रैक्शन आपने किसमें पढ़ा है, डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है वेव के अंदर, वेव नेचर के अंदर। अगर उसमें वेव नेचर होगा तभी तो डिफ्रैक्शन होगा, ये तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक में अगर यहाँ पे डिफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे आपको सेम पैटर्न मिलना चाहिए।
तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की एक सोर्स ये निकाली, जैसे आपने कैथोड रेस पीछे में कर ली, उसको एक्सेलरेट कर दिया यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके, और यहाँ बीच में एक छेद कर दिया, स्लिट कर दी, तो ये क्या बन गई, बीम। इस बीम को जब पास किया गया इस निकल क्रिस्टल की ग्रेटिंग से, तो यहाँ पे फिर से डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको सेम मिला। इससे एक बात साबित हो गई कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर। बात समझ में आ गई, क्योंकि वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, वरना डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता ही नहीं। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए थे, इनका भी कुछ वैसा ही हाल होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे आपको क्या मिला, एक पैटर्न मिला जिसमें कि आप यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न, जिससे साबित हुआ, इन्होंने कहा चलो ये तो साबित हो गया वेव नेचर है। अब क्या जो फॉर्मूला दिया है डी ब्रोगली ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्या वो फॉर्मूला सही है वेवलेंथ कैलकुलेट करने को? तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला निकाला है, जिसे कहते हैं मॉडिफाइड डी ब्रोगली इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी जो इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इंटू वी या Q इंटू वी। ये फॉर्मूला होता है जो 10th में आपने पढ़ा होगा, Q इंटू वी, वर्क डन। क्योंकि पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो आप निकालते थे, उसका फॉर्मूला क्या था, W अपॉन Q। तो यहाँ पे आप W को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, आपको किसी भी पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है, तो उस पार्टिकल का चार्ज और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे आपने उसे सब्जेक्ट किया है, वही आपको पता होना चाहिए, तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। तो Q यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज यहाँ पे लगाई है इस बैटरी पे। तो इलेक्ट्रॉन तभी तो एक्सेलरेट हुआ, तभी भागा। तो हमने काइनेटिक एनर्जी जो इसने एक्वायर की यहाँ से यहाँ तक भागते हुए, इसमें से जब पास होगा बीम के फॉर्म में, तो कितनी होगी, वर्क डन के बराबर ही तो होगी। तो वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी रखा, E इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 EV हो गया। अब ये एम वी स्क्वायर है, दोनों तरफ मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये हो गया 2 EV m। और मैंने यहाँ एम वी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लिया, तो ये अंडर रूट 2 EV m हो गया। हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा डी ब्रोगली वाला, H डेल्टा इज इक्वल टू H अपॉन लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन एम वी, और एम वी की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हो गई मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। इस फॉर्मूले से उन्होंने लेमडा निकाला और डी ब्रोगली के फॉर्मूले से निकाला, दोनों की वैल्यू लगभग मैच हो गई। दैट मीन्स कि ये जो डेरिवेशन है ये बिल्कुल सही है, और एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे, अब आपने पीछे पढ़ा था लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है, लेकिन लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी भी होता है वोल्टेज के। क्योंकि E तो चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास भी चेंज नहीं होगा, तो वेरी क्या कर सकती है, ये वोल्टेज ही तो कर सकती है। तो पीछे जाके हम यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिख देते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी। तो ये अंडर रूट वी यानी कि वोल्टेज है, ये वोल्टेज के ये इनवर्सली आपका प्रोपोर्शनल है। तो वेव नेचर तो हमने साबित कर दिया। एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या किया, ये जो कंसेंट्रिक लैटिस लिया ना, क्रिस्टलाइन लैटिस हमने निकल लिया था, इन्होंने डेविसन और जर्मन ने। तो एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था JP थॉमसन। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया था, सेम एक्सपेरिमेंट, उससे भी वेव नेचर उन्होंने किया था, बट उनके में चेंज क्या था, ये निकल क्रिस्टल की जगह आपने क्या लिया था, गोल्ड फॉइल। उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था, और सेम उन्हें भी कंसेंट्रिक रिंग्स मिली, और उन्होंने भी वेव नेचर साबित किया। तो पहला नाम चलता है डेविसन और जर्मर का, सबसे पहला नाम। लेकिन अगर दो साइंटिस्ट पूछे तो दूसरा नाम आप JP थॉमसन का बोल सकते हैं। अब कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बता सकते हैं? तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब बता सकते हैं, मान लीजिए कोई एक दीवार पे आपने स्क्रीन जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, या उस पर जिंक सल्फाइड मटेरियल लगा दिया। ये जो जिंक सल्फाइड मटेरियल है, ये होता है फोटो फॉस्फोरेसेंट, फोटो फॉस्फोरेसेंट। फोटो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की खूबी होती है, कोई पार्टिकल टकराएगा तो वहां से लाइट निकलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक स्क्रीन है, एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे टकराएगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ से एक लाइट एमिट होगी। इस लाइट का नाम है सेंटिलेशन। सेंटिलेशन आपका लोकलाइज्ड होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखा नहीं, लेकिन जहां ये टकराया जाके उस जगह से लाइट निकली, तो ये बता दिया भाई लाइट यहाँ से निकली है। तो लाइट क्या है, लोकलाइज्ड है ना, और लोकलाइज्ड का मतलब पार्टिकल नेचर होता है।
तो ये सब समझाने के लिए इन दो बातों में आपका काम हो गया कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन हम लगा लें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी टकराएंगे वहां से लाइट एमिट होगी. Therefore, the striking electron which produces it must also be localized and is not spread out on the screen, but the localized character is possessed by particles. Hence, electron is the particle nature. So, localized character is possessed by particles. ये एक important line है. दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि जे थॉमसन ने अपने उसमें रेशियो ऑफ चार्ज रेशियो मास निकाला था स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू. चार्ज पता चला था किससे? मिलिकन ऑयलडॉक एक्सपेरिमेंट से. तो यहाँ पे उन्होंने ई बाय एम रेशियो निकाला. इससे भी तो पार्टिकल नेचर पता चलता है, क्योंकि मास किसका होगा? पार्टिकल का ही तो होगा, वेव का तो नहीं होने वाला. तो ई बाय एम रेशियो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है. और तीसरा दो एक्सपेरिमेंट जो अभी आपने सीखे. तो ये एक्सपेरिमेंट्स आपके जस्टिफाई करते हैं कि पहला जिंक सल्फाइड स्ट्रीम, दूसरा आपका ईवा एम रेशियो और तीसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर वेव नेचर या पार्टिकल नेचर आपको साबित करना है तो पहले ही दो एक्सपेरिमेंट है. लेकिन अगर वेव के अंदर पार्टिकल नेचर आपको शो करना है तो ये नीचे वाले ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं. ये वेव नेचर के अंदर पार्टिकल नेचर बताते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के अंदर पहले दो पॉइंट्स हैं, ये आपका पार्टिकल नेचर बताते हैं.